कैसे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो कक्षा 8 के विषय सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर का है। यह है वार्षिक परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर। क्लास 8 विषय है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान या SST। पूर्णांक है 80 और समय है 3 घंटे 15 मिनट। शुरुआत करेंगे सामान्य निर्देशों को पढ़कर। सबसे पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। अपना रोल नंबर लिखना है, प्रश्न पत्र पर सबसे पहला काम करना है। दूसरा निर्देश है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसी के अंदर सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चौथा निर्देश है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। पांचवा निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 7 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। देखिए, मैंने यहाँ ये भी बता रखा है कि किस तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुविकल्पीय प्रश्नों की तालिका बनानी है और उसके अंदर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। 1 से 7 तक के प्रश्न हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। भारत का अंतिम वायसरॉय था। तो भारत का अंतिम वायसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन। ए ऑप्शन है पहले का सही ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है, महाराज रणजीत सिंह राजा थे। तो सही ऑप्शन है द। पंजाब के राजा थे, पंजाब के महाराजा थे रणजीत सिंह। तीसरा प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने किसानों को बंगाल में रिक्त स्थान फसल के उत्पादन के लिए मजबूर किया। तो सही ऑप्शन है पटसन। अंग्रेज़ों ने किसानों को बंगाल में पटसन फसल के उत्पादन के लिए मजबूर किया। प्रश्न संख्या 4 बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। 1960 के दशक में किस देश में मज़दूरों की कमी हो गई थी? तो सही ऑप्शन है फ्रांस। 1960 के दशक में फ्रांस में मज़दूरों की कमी हो गई थी। पांचवा प्रश्न है, न्यामगिरी किस समुदाय का पवित्र पर्वत है? तो सही ऑप्शन है से डोंगरिया कोंड। न्यामगिरी डोंगरिया कोंड का पवित्र पर्वत है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही ऑप्शन है महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। 7वां प्रश्न है, वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे अच्छा और सस्ता परिवहन का साधन है? तो सही ऑप्शन है रेल परिवहन। रेल परिवहन सबसे अच्छा और सबसे सस्ता साधन है। ये अब उत्तर पुस्तिका में तालिका बनाकर कैसे उत्तर लिखने हैं इन बहुविकल्पात्मक प्रश्नों की, तो देख लीजिए ये तालिका बनी हुई है। यहाँ ऊपर प्रश्नों की संख्या लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और इनके नीचे सही ऑप्शन लिखे हुए हैं। जैसे पहले प्रश्न का सही ऑप्शन है ए, तो एग लिख दिया। दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन द है, तो यहाँ पर द लिख दिया है। तीसरे प्रश्न का सही ऑप्शन से है, तो से लिख दिया। चौथे प्रश्न का सही ऑप्शन द लिख दिया। पांचवें प्रश्न का सही ऑप्शन से है, तो से लिख दिया। छठे का ए लिख दिया। सातवें का सही ऑप्शन ब लिख दिया है। प्रश्न संख्या 8 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 आंतरिक खंड के प्रश्न हैं। इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में एक साथ ही लिखना है, 6 नंबर लगाकर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से नंबर लगाकर रिक्त स्थान में जो शब्द आएंगे वो लिखने हैं। तो पहला है 8वें का,
रिक्त स्थान में महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा अभिलेखागार में महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं। 8वें प्रश्न का दूसरा आंतरिक खंड का प्रश्न है, हैदर अली और टीपू सुल्तान रिक्त स्थान के शासक थे। तो रिक्त स्थान में आएगा मैसूर। तो वाक्य बन जाएगा, हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। 8वें प्रश्न का तीसरा है, चंपारण आंदोलन रिक्त स्थान के खिलाफ था। तो चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। 8वें का चौथा प्रश्न है, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को छितराना कहा जाता है। रिक्त स्थान में आ गया है छितराना। 8वें का 5वां प्रश्न है, राजपूत शासक समान जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा में एक थे, फिर भी उनमें रिक्त स्थान का अभाव था। तो रिक्त स्थान में आएगा एकता, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। 8वें प्रश्न का छठा और अंतिम प्रश्न है, सामान्यतया एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना रिक्त स्थान कहलाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा पर्यटन। सामान्यतया एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। अब है प्रश्न संख्या 9, सत्य और असत्य कथन की जांच करें। तो यहाँ कथन दिए हुए हैं, इनको पढ़ के देखना है कि ये कथन अगर सही लग रहा है तो सत्य लिखना है, और अगर कथन असत्य दिखता है, असत्य लग रहा है, तो उसको असत्य लिखना है। तो पहला है, ये सारे आंतरिक खंड के प्रश्न कहलाएंगे, इन्हें उत्तर पुस्तिका में एक साथ एक जगह पर ही लिखना है। तो 9वें प्रश्न का आंतरिक खंड का पहला प्रश्न है, जनजातियों द्वारा बाहरी लोगों को दिकू कहा जाता था। तो ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए इसको लिख दिया है सत्य। 9वें प्रश्न का आंतरिक खंड का दूसरा प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। ये कथन असत्य है, सही नहीं है, इसलिए लिख दिया है असत्य। प्रश्न संख्या 9 का तीसरा है, सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ लिख दिया है सत्य। 9वें प्रश्न का चौथा प्रश्न है, अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। ये कथन सही है, इसलिए लिख दिया है यहाँ पर सत्य। प्रश्न संख्या 9 का आंतरिक खंड का अंतिम प्रश्न है 5वां, ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। ये कथन सही नहीं है, इसलिए इसको लिख दिया है असत्य। अब है प्रश्न संख्या 10, इसमें सही मिलान करने हैं। कॉलम ए और कॉलम बी दिए हुए हैं, इनको कॉलम ए में जो लिखा हुआ है उसको कॉलम बी में मैच करना है। कॉलम बी में जो लिखे हुए हैं उनसे मैच करना है, मिलान करना है। जैसे कि पहला कॉलम ए के अंदर पहला दे रखा है, पहले नंबर पर संविधान का उद्देश्य, तो ये किससे संबंधित है कॉलम बी में, उससे मिलान करना है। दूसरा है भारतीय संविधान के जनक कौन थे, तो यहाँ पर ये जनक कौन थे वो इसके सामने आ जाएगा। इसी तरह से ये 6 प्रश्न हैं, 6 को आपस में कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करेंगे। तो मिलान करने के बाद देखिए ये इस तरह से हो जाएंगे। संविधान का उद्देश्य, तो यहाँ पहला जो है इसके सामने इससे सही मिलता जुलता है बी, कॉलम बी में बी है शासन चलाने के आदर्शों को सूत्रबद्ध करना, संविधान का उद्देश्य था। दूसरा है भारतीय संविधान के जनक, तो यहाँ आ जाएगा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, तो ये डी पर था, तो यहाँ सेकंड में
के सामने आ गया डी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। तीसरे में स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है? तो यहाँ आ गया अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता से संबंधित है ये। चौथा है भारतीय संसद का अंग कौन है? राष्ट्रपति। तो चौथे के आगे ए आ गया। पांचवा है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पांचवे के सामने आ गया एफ, प्रधानमंत्री। और छठा है नगर निगम का अध्यक्ष। नगर निगम का अध्यक्ष कौन कहलाता है, कौन होता है? महापौर। इसलिए छठे के सामने आ गया सी, महापौर। ये मेल हो गया, मिलान हो गया है। अब ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 11, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली? उत्तर है इस रणनीति को पहले राजा राम मोहन रॉय ने तथा बाद में अन्य कई सुधारकों ने अपनाया। इसके अंतर्गत जब इन सुधारकों को किसी ऐसे रीति रिवाज जो कि नुकसानदेह थे पर प्रहार करना होता था तो वे प्राचीन ग्रंथों में से किसी ऐसे श्लोक या वाक्य को खोजा करते थे जो उनके विचारों की पुष्टि करते थे। फिर वे इन श्लोकों या वाक्यों के माध्यम से लोगों को समझाया करते थे कि वर्तमान रीति रिवाज किस तरह परंपरा के विरुद्ध थे। प्रश्न संख्या 12, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में तत्कालीन एजीजी तथा पॉलिटिकल एजेंट कौन थे और कहाँ नियुक्त थे? उत्तर 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के तत्कालीन एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे तथा पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में क्रमशः मेजर सावर्स, मॉक मैसन तथा कर्नल ईडन नियुक्त थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व की किन्हीं 4 प्रमुख रियासतों के नाम लिखिए। उत्तर राजस्थान के एकीकरण से पूर्व की 4 प्रमुख रियासतों के नाम निम्न प्रकार हैं। तो पहली रियासत है जयपुर, दूसरी है जोधपुर, तीसरी है उदयपुर और चौथी है बीकानेर। प्रश्न संख्या 14, साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है, समझाइए। उत्तर साक्षरता दर किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने लिखने की क्षमता से संपन्न जनसंख्या वहाँ की साक्षरता दर कहलाती है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चलता है। प्रश्न संख्या 15 है, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र होने के कारण भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। उत्तर राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाएं हैं। पहली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दूसरी योजना है भामाशाह योजना। प्रश्न संख्या 17, सन 2015 में देश भर में घटते लिंगानुपात को ध्यान में रखते हुए बाल लिंग अनुपात बढ़ाने हेतु
कौन सी योजना शुरू की गई? उत्तर, सन 2015 में देश भर में घटते लिंग अनुपात को ध्यान में रखते हुए बाल लिंग अनुपात बढ़ाने हेतु जो योजना शुरू की गई थी उसका नाम है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। प्रश्न संख्या 18, टेराकोटा किसे कहते हैं? उत्तर, मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। अब ये 4 अंकों के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 19, आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के मुख्य नेता कौन थे? उत्तर, आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के मुख्य 3 नेता थे। पहला लाला लाजपत राय, दूसरा बिपिन चंद्र पाल तथा तीसरा है बाल गंगाधर तिलक। इसी में ही दूसरा पार्ट है इसका 19वें प्रश्न का। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सिपाहियों ने औपनिवेशिक शासन के विरोध की भावना कैसे उत्पन्न हुई? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध के समय बहुत सारे भारतीय सिपाहियों को दूसरे देशों के मोर्चों पर भेज दिया गया। इसमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। प्रश्न संख्या 20, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए तथा इस समर्थन देने पर से जनता पर क्या असर पड़ा? उत्तर, मेरठ पर कब्जा करने के बाद वहाँ के सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े। उधर दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह करके अपने अफसरों की हत्या कर दी। ये सभी सिपाही लाल किला पहुंचकर जबरन महल में घुस गए तथा बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। इस प्रकार अनिच्छा के बावजूद भी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार होना पड़ा। मुगल सम्राट के समर्थन दिए जाने से आम जनता बहुत उत्साहित हुई, बड़ी खुशी हुई। इससे उनमें आशा का संचार हुआ और वे सोचने लगे कि अब शायद अत्याचारी एवं शोषक अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका जा सकेगा। प्रश्न संख्या 21 का पहला भाग है, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है? FIR क्या है, समझाइए। उत्तर, कानून के अनुसार किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही सर्वप्रथम थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा उसे रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए। इसे ही प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR कहा जाता है। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। FIR के लिए पुलिस के पास एक विशेष प्रकार का फॉर्म होता है। FIR में प्राय वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। इसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण, अपराधियों के नाम, पते और गवाहों के उल्लेख किया जाता है। इसमें शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। इसमें शिकायत दर्ज करने वाले का नाम और पता लिखा होता है। शिकायतकर्ता को FIR की नकल पुलिस द्वारा मुफ्त यानी फ्री में दी जाती है। प्रश्न संख्या 22, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? ये कितने वर्गों में
बांटा जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं तथा वे बिना किसी अधिक संशोधन के काम में लिए जा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है नवीकरणीय संसाधन। वे प्राकृतिक संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। प्राय इनकी मात्रा असीमित होती है, जैसे जल, हवा, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। वे प्राकृतिक संसाधन जिनके एक बार समाप्त हो जाने के पश्चात उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधनों का भंडार सीमित होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। अब इसके अथवा में एक प्रश्न है। इसका मतलब ये है कि इन प्रश्नों में से जो भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से आता है, ढंग से आता है, उसे आप ले सकते हैं, कोई एक प्रश्न। तो ये अथवा में प्रश्न है, इसको भी बता देता हूँ, इसका उत्तर भी देख लेते हैं। मानव निर्मित संसाधन व मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। 5 अंक का प्रश्न है, अथवा का प्रश्न है ये। अथवा से पहले का प्रश्न बता चुका हूँ। उत्तर, मानव निर्मित संसाधन कई बार प्राकृतिक पदार्थों को उपयोग में लेने के लिए मानव द्वारा उनका मूल स्वरूप बदल दिया जाता है। इन्हें ही मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक मानव ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में किया जाता है, जो कि मानव संसाधन कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव संसाधन है। ये तो हो गए मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। देखिए, दोनों में अंतर है। मानव के द्वारा निर्मित संसाधन और मानव खुद एक संसाधन है। तो यहाँ मानव संसाधन भी देख लेते हैं। मनुष्य भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह अन्य सभी संसाधनों का अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता से कुशल उपयोग करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब है प्रश्न संख्या 23। कृषि क्या है? वे कौन से कारक हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं? कृषि को किस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए। उत्तर, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों तथा फूलों को उगाया जाता है तथा पशुपालन किया जाता है। कृषि को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिनमें स्थलाकृति, मृदा और जलवायु प्रमुख हैं। कृषि को भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का तात्पर्य है एक कृषक द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करना। इसमें पारंपरिक तरीके एवं निम्न प्रौद्योगिकी की सहायता से खेती की जाती है, जिसमें उपज भी कम होती है। निर्वाह कृषि भी 2 प्रकार की होती है। पहली गहन निर्वाह कृषि, दूसरी आदिम निर्वाह कृषि। अब दूसरे प्रकार की कृषि है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी, अधिक श्रम
तथा आधुनिक औजारों की आवश्यकता पड़ती है। वाणिज्यिक कृषि भी कई प्रकार की होती है, जैसे पहला है मिश्रित कृषि, दूसरा रोपण कृषि, तीसरा वाणिज्यिक अनाज कृषि। अब इसके अथवा में भी एक प्रश्न है, तो ये अथवा का मतलब ये होता है कि इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है। जो प्रश्न आपको अच्छी तरह से आता है उस प्रश्न को आपको करना चाहिए। अथवा का प्रश्न है, कृषि में उत्पादित की जाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? किन्हीं 4 मुख्य फसलों का वर्णन कीजिए। उत्तर, कृषि में उत्पादित की जाने वाली मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूँ, मिलेट, मक्का, कपास, पटसन, कॉफ़ी, चाय इत्यादि। अब किन्हीं 4 मुख्य फसलों का वर्णन करना है, तो देखिए हम पहला तो चावल ले लेते हैं। चावल एक मुख्य खाद्यान्न फसल है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है। चावल उत्पादन में चीन अग्रणी देश है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल माहौल में जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। अब एक चावल के अलावा दूसरा है मक्का। मक्का, इसे कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। मक्का की फसल हेतु मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। और मक्का के अलावा चावल हो गया, मक्का हो गया, इसके अलावा पटसन और ले लेते हैं। पटसन के लिए जलोढ़ मृदा, उच्च तापमान, भारी वर्षा एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। और अंत में चाय है। चाय एक बागवानी फसल है। इस फसल हेतु ठंडी जलवायु और वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। अब है प्रश्न संख्या 24, 6 नंबर का है और 2 भागों में है। पहला है, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून क्या हैं, समझाइए। उत्तर, कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन रूप से तो सही हो सकता है, लेकिन वह बहुत सारे लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी। ऐसे कानून को अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून कहा जाता है। अलोकप्रिय कानून की लोग आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है प्रश्न संख्या 24 का। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय है कि सरकार के अन्य अंग जैसे विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में बाधा नहीं डाल सकते। यह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त होती है। इसे अपने कार्य की शक्तियां सीधे संविधान से प्राप्त होती हैं। साथ ही न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा विमुक्ति में भी सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल नहीं होता है। प्रश्न संख्या 25, प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि, उसके उपयोग
संरक्षणता की आवश्यकता एवं भूमि संरक्षण के तरीकों के बारे में बताइए। 6 अंक का प्रश्न है। तो उत्तर भूमि के बारे में। विश्व के सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। इतने कम प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतया विरल अथवा निर्जन हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने के कारण ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। साधारणतः इसे ही भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता द्वारा निर्धारित किया जाता है। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। भूमि संरक्षणता की आवश्यकता तथा तरीके। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए भूमि विनाश की वर्तमान दर को रोकने के लिए तथा भूमि को संरक्षित करने के लिए हमें वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि जैसे कुछ सामान्य तरीके काम में लेने चाहिए। अब इसके अथवा में प्रश्न है। अथवा का मतलब है कि दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न को हल करना है। जो भी प्रश्न आपको सही तरीके से, सही ढंग से, अच्छे से आता है, उसी प्रश्न को आपको एग्ज़ाम में करना चाहिए। तो अथवा का प्रश्न भी देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल की उपलब्धता तथा उसके संरक्षण के तरीकों के बारे में बताइए। उत्तर जल तथा जल की उपलब्धता। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। उसमें से महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। परंतु महासागरों का जल लवणीय, नमक, खारा होने के कारण मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। मानवीय उपभोग हेतु अलवण जल है जो कि भूपृष्ठ पर केवल 2.7% है। उसका भी लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में है, जो कि अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच से बाहर है। इस प्रकार केवल 1% अलवण जल ही उपलब्ध है, जो कि मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। इसी कारण से अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। मनुष्य द्वारा जल को बड़ी मात्रा में पीने में, धुलाई तथा उत्पादन प्रक्रिया में लेने
कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के काम में लेने तथा जल स्रोतों के सूखने, बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर तथा जल प्रदूषण अलवणीय जल की उपलब्धता की कमी के मुख्य कारण हैं। जल की उपलब्धता की कमी मौसमी तथा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी हो सकती है। जब जल की कमी हो रही है और जल का प्रदूषण हो रहा है तो जल का संरक्षण कैसे करेंगे? इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए पहला उपाय है औद्योगिक बहिस्रावों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित करके जल का संरक्षण किया जा सकता है। दूसरा उपाय वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। अतः वनों तथा अन्य वनस्पतियों को बढ़ाकर जल को संरक्षित किया जा सकता है। तीसरा उपाय जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। अब है प्रश्न संख्या 26, 6 अंक का है। खनिज से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये किस उपयोग में लिए जाते हैं समझाइए। उत्तर खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है। खनिज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। तो पहला धात्विक खनिज देख लेते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में पाई जाती है। ये मुख्य रूप से आग्नेय तथा कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। लौह अयस्क, तांबा, चांदी, मैग्नीज, बॉक्साइट धात्विक खनिजों के कुछ उदाहरण हैं। दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में कोई धातु पाई नहीं जाती है, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, कोयला इत्यादि अधात्विक खनिजों के कुछ उदाहरण हैं। ये खनिज मुख्य रूप से अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। खनिज किस उपयोग में आते हैं ये भी देख लेते हैं। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। सोना, चांदी, रत्न आदि खनिजों का उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है। तांबे का उपयोग सिक्कों के निर्माण से पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। क्वार्ट्ज का उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। एल्यूमिनियम का उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग और भवन निर्माण, बर्तनों आदि में किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम आदि का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। लौह अयस्क का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। इस प्रश्न के अथवा में एक प्रश्न और है। इन दोनों प्रश्नों में से जो भी आपको अच्छी तरह से आता है वो प्रश्न करना है। एक ही प्रश्न करना है अथवा के दोनों प्रश्नों में से। तो दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं अथवा का। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत से क्या अभिप्राय है? ये कौन कौन से हैं? किसी एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन कीजिए। उत्तर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत जिनका
प्राचीन समय से उपयोग किया जा रहा है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के अधिकांश परंपरागत स्रोत अनवीकरणीय होते हैं, जिनके निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं तथा अत्यधिक उपयोग से इनके समाप्त होने का खतरा है। एक तो निर्माण में इनमें हजारों वर्ष लग जाते हैं और लिमिटेड हैं, तो इनका उपयोग लगातार हो रहा है, तो ये कम होते जा रहे हैं, तो इनके ख़त्म होने का खतरा भी है, कभी भी ख़त्म समाप्त हो सकते हैं। जैसे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला तथा जल विद्युत मुख्य रूप से ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के उदाहरण हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ये तो थे परंपरागत स्रोत और अब हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग पिछले कुछ वर्षों से किया जाने लगा है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नवीकरणीय होने तथा इनसे पर्यावरण प्रदूषण कम होने की वजह से तथा इनके उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। इन स्रोतों के ज़्यादा उपयोग में लेने से परंपरागत स्रोतों के उपयोग में कमी आएगी, जिससे परंपरागत स्रोतों के समाप्त होने का खतरा कम हो जाएगा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के रूप में पवन ऊर्जा एक अच्छा स्रोत है, जिसके निम्न प्रकार से लाभ और हानि हैं। गैर परंपरागत स्रोत का एक उदाहरण हमें देना है। पवन ऊर्जा के पहले तो लाभ देख लेते हैं। पहला लाभ है, पवन ऊर्जा से पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होता है। इसमें एक बार संयंत्र स्थापित होने के बाद विद्युत उत्पादन की लागत काफ़ी कम आती है। पवन ऊर्जा काफ़ी सुरक्षित एवं साफ होती है। पवन ऊर्जा से हानि, पवन ऊर्जा से ध्वनि प्रदूषण होता है। दूसरा, पवन चक्कियों को स्थापित करने में काफ़ी खर्चा आता है। तीसरा, इससे रेडियो तथा दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान उत्पन्न होता है। चौथा, पवन ऊर्जा से पक्षियों को भी हानि पहुंचती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं ये सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर का वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।